चिलचिलाती हुई गर्मी और धूप से मॉनसून के बीच लोगों को राहत तो मिली, पर यही मॉनसून लोगों के लिए घातक बन रहा है। जल जनित रोग लोगों के बीच तेजी से पैर पसार रहा है। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जल जनित रोग के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में वाटर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं। ये दूषित पानी से लोगों में फैलता है और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर रितु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज क्योंकि ये जो रोग है, मानसून चल रहा है, काफ़ी घातक लोगों के लिए हो रहा है। जहाँ जानकारी नहीं है वहाँ लोगों की मौतें भी हो जा रही हैं। तो सबसे पहले तो लोग अगर जान ले ये कि विस्तार में जल जनित है क्या, किस वजह से कितना घातक हो सकता है, कितना आगे तक जा सकता है, थोड़ा विस्तार में अगर बताएंगे लोगों को तो काफ़ी लाभ पहुँचेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर रितु जी। जल जनित रोग ये तो बहुत ही घातक है और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा ही फैल रहा है, बहुत तेज़ी से विस्तार से फैलता जा रहा है। जैसे कि बाहर, जैसे गांव देहात के लोग जो होते हैं शौच जो करते हैं बाहर जाते हैं और इसकी वजह से जो बरसात का पानी है वो उसके साथ नदी में, तालाब में और झील में, ये इस जगह पानी हमारा दूषित हो जाता है, जहाँ पे गांव के लोग जो है नहाते हैं और बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। उस वजह से हमारे शरीर में वो उसकी वजह से प्रवेश करते हैं, उसको छूने से और प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे वो हमारे शरीर में जाता है और धीरे धीरे बीमारी होने लगती है, तबीयत खराब होना, जैसे पेट दर्द होना, बुखार लगना, ये सब होने लगता है। तो इससे बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे लोग को लगता है बीमारी के बारे में कि आज उल्टी हो रही है, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, हाँ, दवाई लेकर। लेकिन कितना घातक है वाकई में, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो थोड़ा सा लोगों को इसकी गंभीरता भी बताएं कि अगर ये उसका इलाज नहीं हो तो ये कितना गंभीर हो सकता है, आगे कितना भव्य रूप ले सकता है। शुरू में तो सब सोचते हैं कि आज हुआ, चलो कल ठीक हो जाएगा, बस दवा भी नहीं लेते, सोचते चलो आज बुखार है कल उतर जाएगा, नहीं तो नहीं, अगर ठीक होता है तो जाते हैं अपने से दवा खरीदते हैं और खाते हैं। इस वजह से वो तो ठीक होता नहीं। अब किस वजह से हुआ उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे हमको क्यों ऐसा बीमारी हुआ, कैसे कैसे रोग हुआ। पेट दर्द हुआ तो पेट दर्द का दवा लेके खा लिए दवा दुकान से और अपना थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे अपना अंदर में घर बनाता चला जा रहा है। अब क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी तो शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। अब पानी जो हम लोग पी रहे हैं, जो अपने ऊपर लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, इससे हम लोग जानना ये भी चाहेंगे कि कौन से शरीर के अंग को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या सारे अंग जो हैं वो प्रभावित होते हैं या कहीं ना कहीं केवल पेट जो है उस पर ही इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? ये तो हमारे पूरे शरीर में, मतलब कि जैसे कि पेट, सबसे पहले तो पेट पे ही असर करता है। अगर पेट पे हुआ तो हमारे शरीर में कहीं भी, पेट सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पेट को कैसे साफ रखें और ठीक रखें। अगर कोई भी चीज़ अगर हम पीते हैं पानी के द्वारा, अगर पिए गया पेट में तो पेट से होते हुए हमारे पूरे शरीर को वो प्रभावित करता है और शरीर में जैसे कि खुजली, दिनाय, ये सब हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि ये तो छोटा सा रोग है, चलो ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ अपने घरेलू उपाय कर लेते हैं, जैसे कुछ नीम हुआ वो सब लगा लेते हैं, नीम का तेल लगा लेते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। वो तो है कि पानी पी लिए दूषित, इस वजह से हो रहा है। जब ज़्यादा ख़राब होने लगता है तबीयत, तब जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। इसलिए इसको जब हो बरसात में ये सब, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाके वहाँ दिखाना चाहिए कि हाँ कि ये कैसे हो रहा है। तो उसमें वो लोग देसी नुस्खा आपने बताया, नीम, करेला, ये तो अभी लगता है कारगर है। लोग जो हैं शुरुआती दौर में, अगर बीमारी पकड़ रहा है, आगे तक नहीं पहुंचा है, लोग गंभीर नहीं हुए हैं, तो लोग अभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेला, नीम, ये सब अभी भी कारगर है? कुछ भी और भी दवाइयाँ अगर हो गई या फिर ये देसी चीज़ हो गया नुस्खा, ये सब गर्म पानी कर उबाल कर उसको पीना, क्या इसमें इसका काट है? अगर दूषित पानी रहता है तो हम लोगों को इस ऐसी चीज़ों से मदद मिल सकती है क्या? जी जी, बिल्कुल मिल सकती है। जैसे कि हम, जैसे अभी बरसात का मौसम है तो इसमें हम लोग, अगर सभी जगह तो आरओ लगा है, आजकल सभी जगह आरओ लगा है, तो आरओ का पानी काफ़ी हद तक ठीक है।
लेकिन जब जहाँ पे आरओ नहीं लग है वहाँ पे लोग क्या करें, गर्म पानी करके उबाल के उसको ठंडा करके पिए तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। और करेले की बात जो कर रहे थे, तो करेला भी अभी भी बहुत कारगर है। करेला और नीम अभी अच्छा उसका ये है चल। किस रूप में इसको लिया जाए करेला और नीम को तो लोग के लिए बहुत ज़्यादा असर हो जाए? जैसे टॉनिक्स में भी बाहर बिक रहा है, या फिर देसी अपने घर में बनाया जाए? दोनों ही कारगर है। घर में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि घर में जो है वो तो प्रॉपर अच्छे से जो भी चीज़ हम करते हैं तो पूरा सही, और कोई इसमें मिलावट नहीं रहता है। और उसको हम अगर पीते हैं तो हमारे पेट को बहुत अच्छा से ठीक रखता है। अब जल जनित रोग जो है, वाटर बॉर्न डिजीज़, मतलब कि पानी का जमाव दूषित पानी से लोगों तक जो फैलता है, तो इसमें कई तरीके की बीमारियां हो गई, जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस वगैरह। उसका थोड़ा अगर आप विस्तार से बता दें कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और ऑफकोर्स बचा इसमें कैसे जा सकता है। लोग जो रह रहे हैं, अब जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पानी दूषित है ही, अब उससे कोई तोड़ तो नहीं हो, घर बदल नहीं सकते, पर उससे बचाव कैसे कर सकते हैं? एक डॉक्टर के रूप में आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? ये थोड़ा सा लोगों को बता दें कि क्या क्या बीमारी हो सकता है। जैसे कि हमारा पेट खराब हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, उससे बाल, जैसे पेट अगर खराब रहेगा तो हमारा बाल भी फॉल हो सकता है। और इसके बचाव के लिए हम तो गर्म पानी कर लें, और गर्म पानी करके उसको ठंडा करके पिएं, और बच्चों को भी वो पिलाएं। तो ये अब इलाज पर अगर थोड़ा सा आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सारे लोग अलग अलग आयु वर्ग के हो गए, जैसे छोटे बच्चे हैं, एक गर्भवती महिलाएं हैं, सामान्य लोग हैं, तो इसमें इलाज किस हद तक कारगर है? क्या तीनों कैटेगरी के लोग पर मदद हो पाती है? और ये बीमारी अगर उनको पकड़ती हैं तो कितना ज़्यादा उनके लिए भी घातक होता है? और उनके लिए होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है क्या तीनों वर्ग के लिए? हाँ बिल्कुल है होम्योपैथिक में इलाज। बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को तो ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे, तो उनको बहुत जल्दी ही कोई भी रोग जल्दी पकड़ते हैं। और गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको तो वो तो समझदार होती हैं, जो उनको खुद से अपने से प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको नुकसान ना हो। और इसमें होम्योपैथिक इलाज भी है, लेकिन होम्योपैथिक इलाज के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी सोच समझ के ही लेना है, क्योंकि छोटे जो बच्चा उनके उसके पेट में पल रहा है तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए जैसे पेट हमारा ख़राब है तो उसके लिए हमको सबसे पहले चेलिडोनियम लेना होगा। चेलिडोनियम क्यू आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, ये लेंगे तो वो बहुत ही कारगर है। और छोटे बच्चे को वही उसका डोज कम करके देना होगा, जैसे कि 5 बूंद थोड़े से पानी में, उसको फिर दोपहर और सुबह और शाम 3 बार पिलाना होगा। अच्छा, चिकित्सक हैं आप, डॉक्टर हैं आप क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बैठती होंगी, तो आपके पास इस वक्त कितने ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं? क्योंकि मानसून का ठीक बीचों बीच का समय है ये, किस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं? क्या बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर किस एरिया से आ रहे हैं? जैसे कि एक पिछड़ा हुआ इलाका हो गया, थोड़ा सा ग्रामीण इलाका हो गया, एक पूरा शहरी इलाका हो गया, तो कहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं? कैसे लोग ज़्यादा आ रहे हैं? अभी इस वक्त कितनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और कितना जब मानसून नहीं रहता है, नॉर्मल वेदर में जल जनित से लोग आते हैं क्या बीमारी से ग्रसित होकर? अभी तो ये है कि पिछड़ा जितना भी जगह गांव है वहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं, बच्चे आते हैं। जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये ज़्यादा ही हो रहा है अभी। और जैसे खुजली वाले लोग भी बहुत आते हैं, जैसे दिनाय हो गया, ये सबके रोगी बहुत आते हैं अभी। और पेट दर्द हो गया, ये सब के रोगी अभी तो बहुत आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जहाँ पहले एक आते थे, अब कितना मरीज आप तक पहुँच रहे हैं, इतने आप आ रहे हैं? अभी तो जैसे कि बरसात आ गया है तो इसमें अभी मरीजों का बहुत लगातार आना जाना हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही तादाद में आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार वाले और खुजली वाले भी बहुत आ रहे हैं। ये तो वो मरीज़ आप तक आ पा रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है कि इलाज लेना है तो डॉक्टर तक पहुंचना है। कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत सारे तादाद में हैं जहां पर जानकारी नहीं है लोग के पास, अलग अलग लोग अलग अलग इलाके के। तो उन लोग तक आपको कैसे लगता है क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वो घर बैठे बैठे सोचते हैं कि इलाज नहीं करवाएं, कहाँ पहुँचना, उनको जानकारी नहीं है, तो यही वो घातक रूप ले लेता है और कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो वैसे लोगों तक जानकारी और जागरूकता कैसे पहुँचे
मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग को कुछ करना चाहिए, चिकित्सक भी अपना अपना कैंप्स लगाते हैं। तो एज अ डॉक्टर चिकित्सक आप क्या हिदायत देंगे? आपको कैसे लगता है कि लोग तक जानकारी पहुँचे कि उन लोगों को क्लिनिक आने की बहुत हद तक ज़रूरत नहीं पड़े, वो लोग खुद से भी अपना जो है सावधानी बरतें, शुरुआत में प्रिकॉशन ले लें? कैसे क्या करना चाहिए कि ताकि जानकारी और जागरूकता लोग तक पहुँचे? जहाँ तक है कि जानकारी पहुँचाने की बात, तो आजकल सब लोग जागरूक हो गए हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन आ गया है, जिसकी वजह से सभी लोग को पता है कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़्यादा पिछड़ा जगह तो है, तो वहाँ तो थोड़ा सा जाके सरकार तो बहुत काम कर रही है उनके लिए कि कैसे गरीब को जो बीमारी ना हो उसको ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार रेडियो में, हाँ, टीवी में है। हाँ, सब जगह दे रहे हैं, तो वो उनके लिए है। लेकिन अभी मोबाइल की वजह से सभी लोग को पता है कि कहाँ क्या होगा और क्या क्लिनिक है, तो दवा भी लोग कुछ कुछ जान जाते हैं गूगल देख करके, तो सब जानकारी है उनको ये सब। तो अब ये जल जनित रोग जो है लोग हल्के में काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़, तो ये कितना घातक है? क्या इसमें जान भी लोग गंवा बैठते हैं? आपके अनुभव में क्या कहता है, ये बीमारी कितना ज़्यादा घातक है? ये बीमारी तो अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि ये पेट से है संबंधित, और पेट अगर ठीक नहीं रहेगा हमारा तो वो रोग बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ये बहुत बड़ा घातक बन जाएगा, जानलेवा हो सकता है ये। कि आपके नज़र में कोई ऐसे मरीज आए हैं जो देखते ही देखते एकदम गंभीर रूप ले लिए हों, कोई भी मतलब क्रिटिकल अवस्था में चले गए हों? नहीं, अभी तो ऐसा हमारे पास ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं आया है जो कि इस क्रिटिकल अवस्था में गया हो। पानी के से संबंधित ये है, तो अगर हम लोग दूषित पानी से अपने शरीर को बचाव करना चाहें, दूषित पानी यानी कि जो हम लोग पीते हैं, तो उसमें भी कई पैमाने होते हैं नापने के। TDH हो गया, pH स्केल हो गया, वो सब नाप कर ही पीना होता है। और आजकल तो प्रचार प्रसार और टीवी पे ये भी देखा गया है कि पानी जो मिनरल बॉटल में लोग पीने के लिए दे रहे हैं, उसमें भी डुप्लीकेट पानी पैकेजिंग हो रही है, लोग पकड़ा रहे हैं, रेड्स किया जा रहा है। तो वो पानी जब लोग तक पहुंच रहा है और लोग पैसे देकर मिनरल बॉटल बोलकर खरीद रहे हैं और पी रहे हैं, तो वो पानी अगर लोग में जा रहा है, लंबे समय के लिए जा रहा है, आजकल तो पूरे शहर में प्रचलन है कि लोग जार बोतल खरीद कर पीते हैं, बड़ा वाला, क्योंकि दूषित पानी से बचाव करना चाहते हैं। लेकिन वो तब भी नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट पानी इस मार्केट में आ गया है। तो ऐसे में वो कितना पानी घातक है जब शरीर में जाता है, कितना समय लेता है लोग के, मतलब उसको लोग पर दुष्प्रभाव पड़ जाए, कितना समय पानी पेट रेजिस्ट करता है, लिवर कितना समय तक फाइट कर पाता है, थोड़ा सा ये अगर बताएंगे तो। देखिए, जो मार्केट में पानी आ रहा है तो उसको तो पता नहीं, सभी को पता नहीं कि कौन सा पानी सही है और कौन सा दूषित है। वो तो बोतल में रखा तो लेते हैं और सब पी लेते हैं, और अपने आप ये नहीं समझते कि ये पानी भी जो है बोतल में वो भी दूषित हो सकता है। वो ये समझ के पीते हैं कि ये पानी तो खरीद बोतल में है, पी ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उनको नहीं पता। और धीरे वो जब पेट में जाता है तो वो धीरे धीरे उनके पेट का जो लीवर है उस पर कोई इफेक्ट करता है, तो उनको नहीं पता चलता है कि आखिर ये हुआ कैसे। वो तो सोच रहे हैं कि हम तो पानी अच्छा ही पिए हैं, खाना भी अच्छा से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें भी दूषित पानी को लोग अपना पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं जी। हाँ, तो उसको तो देखना होगा और प्रिकॉशन खुद से लेना होगा कि अपने जब कहीं भी हम जाएं तो अपने साथ पानी का बोतल घर से लेके जाएं और पिएं, और जितना हो सके बाहर के चीज़ों से, खाने से और पीने वाले चीज़ों से बचना चाहिए। अब क्योंकि पेट है तो सबसे ज़्यादा संबंधित खाने से है, और हमारा दिन का लाइफस्टाइल रूटीन क्या है, तो ये बीमारी से बचाव कर सके और इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, लिवर को हम लोग पहले से सुरक्षित रख सके, क्योंकि लिवर ही है जो पाचन में मदद करता है। तो ऐसे में लिवर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या उससे पहले आप लिवर टॉनिक्स वगैरह या फिर कुछ भी जो भी आप बता पाएँ कि कितना आप अपने पेट को पहले से स्वस्थ रखें, ताकि जब बीमारी आए तो पेट जो है लड़ पाए, पेट के अलग अलग जो अंग है वो लड़ पाएँ। एक बार उस बारे में ज़रा सा बताएं। जो हमारा जब लीवर ख़राब हो जाए तो उसके लिए होम्योपैथ में एक बहुत ही अच्छा सा एक टॉनिक आता है
लिव टी करके, हम्म। लिव टी आता है, वो पेट के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और उसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच दोपहर पीना है, और बच्चों को उसका आधा। और वो लीवर को बहुत ही अच्छा और दुरुस्त कर देता है। मतलब उसमें जितने भी दवा मिला हुआ है वो सब लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। होम्योपैथिक में लोगों ने काढ़ा के बारे में भी सुना है, जो बनाकर भी मिलता है, वो क्या है? थोड़ा सा काढ़ा किस तरीके का वो रहता है, उसमें क्या क्या रहता है, कितना बार पीना चाहिए, वो ज़रा सा बता दें। होम्योपैथी में काढ़ा जो रहता है उसको बनाने के लिए, जैसे हम लोग तो होम्योपैथी में काढ़ा तो वो तो खुद ही दवा बना रहता है। जैसे कि एक अल्फ़ा टॉनिक आता है जी। वो शरीर के हर एक अंग को प्रॉपर दुरुस्त करता है, और वो मतलब बच्चों से लेकर बूढ़े तक को वो दे सकते हैं हम अल्फ़ा टॉनिक। और काढ़ा के बारे में बात है तो काढ़ा तो जैसे हम लोग घर में आयुर्वेद वाला जो बनाते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, थोड़ा सा दालचीनी हो गया, लौंग हो गया और अदरक, ये इसका काढ़ा बनाकर हम घर में पी सकते हैं। क्या ये वाकई में कारगर होता है? हाँ, ये तो बहुत कारगर है घर का। अगर जब तक हम दवा नहीं लेते हैं तो ये घर के लिए बहुत ही अच्छा कारगर दवा है, काढ़ा जो बनाते हैं हम घर में। इसका क्या क्या प्रभाव लोगों में देखने को मिला? अच्छा प्रभाव? इसका प्रभाव जैसे कि सर्दी खांसी अगर हो गया है तो उसमें बहुत राहत पहुंचता है, बुखार है तो उसमें भी राहत पहुंचता है, जैसे शरीर में दर्द हो रहा है तो उसमें भी वो राहत देता है। और कोई जानकारी इस बीमारी से लेकर आप साझा करना चाहें, जो एज अ चिकित्सक आपको लगे कि नहीं, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर रोग है या उनको आशंकाएं होने के लिए तो क्या करें तो वो अच्छा रह सकता है, बेहतर रह सकते हैं? थोड़ा सा और रोग के बारे में, जानकारी के बारे में अगर बोलना चाहें। जैसे कि अगर किसी को पता नहीं कि मुझे ये क्यों हो रहा है तो उसको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ दिखाना चाहिए कि आखिर ये हमको क्यों हो रहा है, अगर नहीं कुछ पता है तो। क्या स्कूल्स, विद्यालय जो हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, सबसे ज़्यादा तो वहीं पर लोग को जो है देखा जाता है कि अगर बच्चे पानी लेकर जाना भूल गए तो इन्फेक्शन हो सकता है, या वहाँ के टैप वाटर नल से जो निकाला वो पी लिए। तो जैसे आप देखेंगे कहीं मिड डे मील में भी खबरें आ जाती हैं कि पानी गलत इस्तेमाल हो गया तो बच्चे बीमार पड़ गए भारी तादाद में। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? स्कूल में क्या ऐसे कैंपेन्स लगाना चाहिए जो टीचर्स हैं उनको अपने बच्चों को थोड़ा सा हाइजीन या इस बारे में बताना चाहिए? किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकता है ताकि पहले बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि वो बहुत माइल्ड होते हैं, कोमल होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा बीमारी जो है हावी हो जाती है। इस पर क्या बताएंगे? बच्चे जो होते हैं तो वो तो शरारती होते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो जैसे रहते हैं वैसे अपना गंदा हाथ भी हुआ, कुछ खाने को मिला वो खा लेते हैं, लेकिन खाने के पहले हाथ धोना है, ये टीचर को बताना होगा, समझाना होगा कि बच्चों को कि खाने के पहले हाथ धो लो, हाथ धो के खाओ, नहीं तो हाथ में जो भी कीटाणु वायरस जो लगे रहते हैं बच्चे उस हाथ से खा लेंगे तो वो पेट में जाएगा और वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके लिए टीचर को बताना होगा और बताना कि तुम हाथ धो के ही अब खाओ। और अब क्योंकि केवल पेट ही नहीं, जैसे हमने बताया एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है उस पर भी असर है, तो चर्म रोग, हेयर फॉल, उस पर थोड़ा विस्तार से अगर बताना चाहे, क्योंकि साफ साफ दिखता है अगर पानी गलत इस्तेमाल हो रहा है तो सीधा वो चर्म पे भी आता है, बाल पे भी आता है, तो उस पर महिलाएं सबसे ज़्यादा इसको फेस कर रही हैं, हेयर फॉल जगह जगह हो रहा है। तो ऐसे में कैसे कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्या नेचुरल पे जाएं या होम रेमेडी लें या फिर बाहर जाएं? किस तरीके से इसमें बचाया जा सकता है? दूषित पानी कुल मिलाकर है, इसी से दिक्कतें लोगों को है, पानी ही जड़ है, तो किस तरीके से इस जड़ को ठीक किया जा सकता है? पानी तो है, लेकिन आजकल के जो दूषित वातावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस वजह से भी शरीर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाल बहुत सबके गिर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, और बाल जल्दी पक रहे हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहला तो पेट है हमारा, अगर पेट सही रहेगा तो हमारा हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन आजकल प्रदूषण जो है इस वजह से बाल गिरना तो है ही, लेकिन इसमें होम्योपैथ में भी बहुत ही अच्छा कारगर दवा है और शैम्पू भी है जिसको हम लगाकर उसको रोक सकते हैं। जैसे एक ऑयल आता है तेल, जैबोरंडी, जैबोरंडी हेयर ऑयल है। किस चीज़ से बनता है? वो जैबोरंडी एक पौधा आता है, उससे ही वो बनता है। और एक
R89 डॉक्टर रेकवे का R89 दवा है, उसको सुबह दोपहर शाम अगर हम 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लें तो हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है वो। मतलब कुल मिलाकर इसमें देसी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा शामिल होती हैं इन दवाइयों में। तो आपने बाल पकने के बारे में बोला, तो बाल पकना मतलब जिसे हम अंग्रेज़ी में ग्रे हेयर्स बोलते हैं, ये पहले फिर भी लोगों में देखा जाता था 30 के बाद होता था, पर अभी जाकर ये 24-22 साल के लोगों में भी शुरुआत हो गई है। और ये जोड़ा जाता है सीधे कहीं ना कहीं पेट से, बायोटिन से। ऐसी चीज़ें क्या, किस चीज़ की कमी होती है शरीर में कि बाल जो है ग्रे होने लग जाते हैं बहुत ही कम उम्र में? इसकी वजह क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और क्या इसमें मतलब हम लोग कर सकते हैं जो शुरुआत होने से पहले ही इसको ठीक से समाधान निकाला जा सके? आजकल के ज़माने में जो खान पान आ गया है ना, खान पान की वजह से हमारे पेट को प्रॉपर मिल नहीं रहा खाना, जिस वजह से हमारे बाल पक रहे हैं, झड़ रहे हैं और बहुत कम हो जा रहा है। मतलब छोटे बच्चे को भी बाल पक जा रहा है, जिसकी वजह से अगर खान पान ठीक रहेगा, जैसे आजकल का जो खाना चाइनीज़ फूड आ गया है, बच्चे उस पर बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं और वो हमारे शरीर के लिए कितना घातक है उनको नहीं पता, क्योंकि इसमें इतना स्वाद है कि बच्चे उसकी तरफ भागे जाते हैं। और बच्चे तो छोड़ दीजिए, बड़े भी इसके पीछे रहते हैं और खाते रहते हैं। जो बाहर में जो ठेले लगे होते हैं उसमें बच्चे और बड़े सभी लोग खाते पीते हैं, जिसकी वजह से पेट हमारा जो है ख़राब हो जाता है और लोग नहीं समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उस वजह से हमारा हेयर फॉल और जो भी प्रॉब्लम आता है शरीर में सब खान पान की वजह से, जो बाहर का आजकल खान पान जो हो गया है ख़राब, इस वजह से। तो खान पान का आया जिक्र, तो खाने में ऐसा क्या लिया जाए जो मददगार हो लोगों के लिए? प्लस पानी में TDH का इस्तेमाल, TDH कितना होना चाहिए? खान पान में फाइबर, प्रोटीन, इन सब की अगर आप जिक्र एक बार करें, लोगों को बताएं तो लाभ पहुंचेगा। क्या खाना पाना होना चाहिए? ज़्यादातर हम फाइबर लें खान पान में, और TDS जो आप बोल रहे हैं चेक करके, तो आजकल जो TDS चेक करने की जो मशीन आती है अपना चेक करवाएं और तब पानी पिएं अपना, तो ठीक रहेगा। मतलब हम लोग नाप कर ही पानी पिए, नाप कर ही और पानी पिए। pH भी देखा जाए कि कितना अल्कलाइन है, कितना एसिडिक है, ताकि लोग पर असर हो। और ये कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और डायबिटिक से भी कनेक्टेड है। अगर पेट हमारा दुरुस्त रहे तो वहाँ तक भी असर नहीं पहुँचेगा। तो इस पर कैसे आप जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और खाना में क्या पौष्टिक आहार लोग ले? अगर वो बाहर है, कॉन्टिनेंटल छोड़ रहे हैं, चाइनीज़ छोड़ रहे हैं, तो घर में क्या खान पान लें, कैसी सब्जियाँ खाएँ जो सबसे ज़्यादा उनको प्रोटीन पहुँचा पाए? आजकल तो सब्जियां भिजवा रही हैं, वो भी हाइब्रिड की रहती हैं, तो आजकल कहना मुश्किल है कि कौन सा हम सब्जी खाएं, कौन सा खान पान लें अपने शरीर के लिए कि हम ठीक रहें। तो इसके लिए तो घर में हम जो खाते हैं, जैसे फाइबर हो गया, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी, हरी सब्जियां जो होती हैं वो लेते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। ये अच्छी बात है कि हम लोग घर का जितना डाइट हो उतना ले सकें। घर का जितना डाइट हो वो हम ले सकते हैं, तब हम थोड़े तो ठीक रह सकते हैं। और ये थोड़ा सा हम लोग ये भी देखना चाहें कि मॉनसून है इस बारी, हर साल मॉनसून आता है, हर साल लोग जो हैं कुछ गंभीर मरीज़ रहते हैं, कुछ बहुत नॉर्मल भी मरीज़ आते हैं जिनके शुरुआती लक्षण दिखते हैं, तब वो इलाज लेते हैं। तो जब लक्षण शुरुआत होने से पहले क्या करना सही रहेगा मरीज़ के लिए कि वो तैयार हो जाएं कि अगर बरसात आने वाली है तो उन तक बीमारी नहीं पहुंचे, उनको कहीं ना कहीं बचाव मिले, वो उनका जो बॉडी फंक्शंस है वो अच्छे से काम करे, लिवर जो है वो दुरुस्त रहे? इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है आने वाले समय के लिए, यंग जनरेशन्स के लिए? उनको आप क्या मैसेज देंगी? खान पान के साथ साथ क्या लाइफस्टाइल सुधारा जाए, उसमें योग शामिल है नहीं है? कैसे बढ़ेंगे आगे कि हम लोग दुरुस्त रह पाएँ और हम लोग मानसून हो चाहे दूषित पानी हम लोग अंदर ले रहे हो, किस तरीके से उससे बचाव कर सकते हैं? देखिए, खान पान के साथ तो हमको योगा तो करना भी ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमारा ये चल रहा है समय, जैसा कि वातावरण जो दूषित है, इसकी वजह से खान पान तो दूषित हो ही गया है। दूषित होने की वजह से हमारा शरीर जो है ठीक प्रॉपर काम नहीं कर पाता। लोग मतलब कि कम उम्र से ही कुछ न कुछ रोग हो जाता है, जैसे घुटने में दर्द हो जाता है,
और कमर में दर्द हो जाता है, गले में दर्द होता है। आजकल थायराइड जो हो रहा है, जी। थायराइड भी हो जा रहा है। इसकी वजह से लोगों में मोटापा बहुत बढ़ जा रहा है। आंकड़ा और आया है कि 10 में से हर अगली 6 महिला जो है थायराइड से ग्रसित हैं। हाँ, थायराइड से ग्रसित हैं। और इसके लिए तो योग सबसे ज़रूरी है कि सुबह उठकर हम खुली हवा में घूमें और योग करें सुबह सुबह। योग करना है तो जल जनित रोग जो हैं वो नुकसानदायक है, लेकिन उसमें लोगों को बचाया भी जा सकता है। कुल मिलाकर अगर एक बात बोलना पड़े कि अगर ये रोग है तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो एक मैसेज आपका लोगों तक। हाँ, ये जो जल जनित रोग है तो हम तो जो पानी अभी जो RO है इससे पानी पी रहे हैं, तो ये तो बचाव के लिए तो अच्छा है। और खान पान भी हम अच्छा रखें और जितना हो सके बाहर के खाना को अवॉइड करें, बाहर का खाना ना खाएं, और तब हम ठीक स्वस्थ रह सकते हैं। कोई बाहरी सप्लीमेंट्स वगैरह जो लेना सही रहता है, क्या लोगों को लेना चाहिए? जो अगर मांस मछली या नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते हैं, क्या वो सप्लीमेंट्स लें ताकि अपने नाखून, बाल, आँख इन सबको दुरुस्त रख पाएँ? क्या सप्लीमेंट्स लेना लोगों के लिए लाभदायक होता है आज के ज़माने में? हाँ, सप्लीमेंट ले सकते हैं और उसके लिए तो आपको कि साथ साथ घर के भोजन के साथ सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है और हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से जल जनित रोग का अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो वो किस तरीके से गंभीर रूप ले सकता है और लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार।